हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आज के लेसन में हम लोग दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे और ये बेसिकली मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा कि जो 15 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सीटेड में, उसको हम लोग सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। कम से कम टाइम में हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकें, और साथ ही हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक को, और साथ ही हम एक या दो टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे प्रत्येक लेसन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये अरिहंत के नोटबुक से लिया गया है। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 ब्रांड एबीसी के पेन क्रमशः 12, 10 और 24 के रेशियो में आ रहे हैं। तो एक पैकेट अगर हम पेन बाई करते हैं तो 10 पेन उसमें होगा। बी के एक पैकेट में 12 कलम और सी के एक पैकेट में 24 कलम होंगे। राइट। तो अब इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान मात्रा में खरीदने हैं। मतलब इस तरह से खरीदना है कि पैकेट चाहे जितना भी लगे, पेन जितना भी लगे, लेकिन पेन लास्ट में इक्वल हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लघुत्तम समापवर्त का, मतलब वह कौन सी छोटी संख्या होगी जो तीनों के लिए बराबर होगी। तो हमको क्या करना है, बेसिकली 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। अब आप इसका एलसीएम अगर निकालते हो तो यहाँ पे पहले 2 से लगाएं, 5, 12, 6। फिर यहाँ पे हमको 3 से लगाना है, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 आया और यहाँ 2 आया। एक बार और 2 से लगेगा तो 5, 2 और 1 आया। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 या 60 दूनी 120। तो यहाँ से जो मैटर निकल के आ रहा है वो 120 का आ रहा है। मतलब 120 पेन का जो ग्रुप होगा वो पहला ऐसा ग्रुप होगा जिसपे तीनों संख्या बराबर आ सकता है, अगर हम पैकेट में खरीदें, बंडल में खरीदें तो देखिए 120 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना करना पड़ेगा। मतलब ए का संख्या जो होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। 12 पैकेट ए का लेंगे तो जाके 120 पेन आएगा। तो यहाँ से देखिए ए 12 में एक ही ऑप्शन है जहां से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, जब आपको अलग अलग अमाउंट को बराबर करने हैं, तो हम वहां पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ देखिए यो है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑप्शन में ये पूछे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और वहां पे लघुत्तम समापवर्तक दे दे। ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो आप समझ ही लेंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आपको परेशानी आएगी और वो ऑप्शन समापवर्तक होगा या समापवर्ती होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में यहाँ पे यो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। जैसे इस वर्ग का भुजा है जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि इसे काटकर 4 बराबर भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है। मतलब 4 बराबर, मतलब इस वर्ग को अगर हम काटें तो 4 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करने हैं। अब 4 इक्वल पार्ट में जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया ही कटेगा। ठीक है, एरिया यहाँ पे कट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का अगर भुजा दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे भुजा है 4, तो 4 का स्क्वायर, मतलब टोटल एरिया जो हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 4 बराबर भागों में वर्गीकृत करना है। तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, बांटना है। बांटने का जब विभाजन का बात होगा तो विभाजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, भाग करना। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रिस्पेक्टिव आंसर, वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एक ऑप्शन ही यहाँ पे ऑप्शन 1 यही सही होगा। सो इसको टिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, 4 छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करना है। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड दिसंबर 2021 के बाद बहुत चला है, मीन्स जब ऑनलाइन एग्जाम आया है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। मतलब आपको मैथ के 15 क्वेश्चन में या फिर बाकी सेगमेंट में भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे पकड़ होने चाहिए। जैसे इस पूरे स्टेटमेंट में बेसिकली दो जो कीवर्ड है उसका प्रयोग किया गया है, एक है अभाज्य संख्या और दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या बोलते हैं जब किसी संख्या को हम विभाज्यता के आधार पे चेक करते हैं और विभाज्यता का बेस रहता है 2। मतलब किसी संख्या को हम 2 से विभाजित करें तो वो संख्या 2 से विभाजित अगर हो जा रहा है तो आ रहा है हमारा सम संख्या, और अगर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं विषम संख्या। इसी को अगर दूसरे टर्म में देखें तो जब भी हम किसी संख्या को भाग लगाएं 2 से और उसका शेषफल 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो संख्या सम संख्या है। और अगर हम 2 से भाग लगाएं और शेषफल 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो संख्या विषम संख्या है। अब देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या को, ठीक है, और वो नंबर लाइन पे होना चाहिए, संख्या रेखा पे होनी चाहिए। अब संख्या रेखा पे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी विषम संख्याएं तो नहीं, बट सम संख्याएं या विषम संख्याएं निगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर टर्म लगा दे सभी, तो सभी विषम संख्या केवल निगेटिव या केवल पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड आता है। जैसे सभी विषम संख्या पॉजिटिव होंगे तो एक ले लीजिए, यहाँ पे देखिए -3, ये निगेटिव आ गया और ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसी तरह से अगर बोले कि सभी सम संख्याएं निगेटिव होगी तो सभी सम संख्याएं कैसे निगेटिव होगी? कुछ सम संख्याएं तो -2 और 2 भी तो है, 2 4 6 ये भी तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है जो अभाज्य संख्या का बात चल रहा है, राइट। तो अभाज्य संख्या हम लोग सभी संख्याओं के विभाज्यता के आधार पर डिसाइड करते हैं। जैसे कोई भी संख्या है x, अब इसमें हम बारी बारी से सभी संख्याओं से भाग लगा के चेक करेंगे और x के साथ कंडीशन ये होना चाहिए कि या तो वो 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे। इस बीच में अगर किसी भी संख्या से वो भाग लग जाता है तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी संख्याओं के विभाज्यता के आधार पे चेक करना है कि संख्याएं अभाज्य हैं या नहीं। और जब भी हम बात करते हैं अभाज्य संख्या का तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड। यहाँ पे बात कर रहे हैं गुणनखंड का, गुणज की बात नहीं हो रही है, तो आपको एक एक शब्द में केयरफुल रहना होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। जब हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या शुरू ही होता है 2 3 5 7 9 से, ऐसा करके 7 11 13 से, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है सभी अभाज्य संख्या, जबकि 2 तो सम संख्या है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। नहीं है में आपको क्वेश्चन के साथ केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं है पूछ देगा, कभी है पूछेगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक कथन सही नहीं होगा और बाकी सभी कथन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कीजिए कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप का मतलब होता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जब तक हम इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं, कंडीशन नहीं लगाएं, पाबंदी नहीं लगाएं, तब तक अभाज्य संख्याएं अनंत हैं, इनफाइनाइट है, बढ़ते चला जाएगा। देखिए हम अगर पाबंदी लगा दें कि एक अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक अंकों की अभाज्य संख्या में हम इसको 2 3 5 7 को कंसीडर करेंगे। जब तक हम पाबंदी नहीं लगाएं ये अनंत हो जाएगी। बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं जो आगे बढ़ते हुए क्रम में दिखती हैं। और अभाज्य संख्या का जब भी बात होगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, हमेशा धनात्मक संख्याएं ही होगी। अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं, राइट है। यहाँ पे अभी हम लोग चेक किए हैं, एक और खुद से, तो यही दो इसका गुणनखंड होता है।
एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, सही है। यहाँ पे केवल लगा है बट आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 केवल यही 4 अभाज्य संख्या है जो एक अंक की होगी। राइट, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है वह संख्या जो 1 और 10 दोनों सम्मिलित हों तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, और ये सारा ऑप्शन आपके सामने में पुट कर रहा है। इसका मतलब आपको 0 से लेके 10 तक के विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 0 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं शून्य से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, मतलब आप 2, 3, 5, 4, 7, 11, 15, 16, 18 माइनस प्लस किसी भी संख्याओं को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के। बात करते हैं 1 को, तो यहाँ पे वो 0 भी खत्म हो गया, सभी संख्याएं 1 से विभाज्य है, तो इन दोनों के लिए तो सोचना ही नहीं है अगर 0 नहीं रहे तो। बाकी 2 से विभाज्यता का जब बात आता है तो इकाई अंक पे आपको 2, 4, 6, 8 दिखे तो वो संख्या, और 0 भी, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जब हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता का, तो यहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह से 4 का बात करें तो लास्ट का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। राइट, बात करते हैं 5 का, तो अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, और जब हम बात करते हैं 6 का, तो 6, 2 और 3 जब दोनों से विभाजित हो तो वो संख्याएं 6 से विभाजित होगी। इसका मतलब हमको 6 से विभाजित करने के लिए लास्ट के अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 होने चाहिए, और अंकों का योग भी हमको चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। 7 से विभाज्यता के लिए जो रूल है वो थोड़ा सा टफ है, उसके लिए हमको अलग से एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। तो हम बेसिकली 7 से विभाज्यता के लिए 7 से भाग ही लगा देते हैं। 8 से विभाज्यता का बात है तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और 9 से विभाज्यता का रूल भी यही है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 10 से विभाज्यता का रूल है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जो हो वो 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को सभी से भाग लगा के तो नहीं चेक करेंगे, बट यहाँ पे चूंकि सभी से भाग लगना चाहिए तो हम किसी सिंपलेस्ट नंबर को चूज करेंगे जिसका विभाज्यता का नियम बहुत साधारण, बहुत सामान्य है। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं 10 वाला, जिसके अंतिम अंक इकाई अंक का बात चलेगा ना, हम केवल उसी संख्या को पकड़ेंगे पहले। तो यहाँ पे चेक कीजिए, 10 से विभाज्यता का बात अगर कर लें तो ये तीनों संख्या तो 10 से विभाज्य है, लेकिन ये ऑप्शन आउट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता का। ठीक है, सभी संख्याएं बाकी जो है 2 से विभाज्य है। राइट, बात करते हैं 4 से विभाज्यता का, तो अंतिम 2 अंक जो होना चाहिए वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डबल 0 है, 4 से विभाज्य है, या यहाँ पे भी 4 से विभाज्य है, बट ये 10 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे अपने ऑप्शन के कैटेगरी से। बाकी देखिए अब बच गया 2, तो एक 3 से विभाज्यता लगा देते हैं। देखिए 3 से विभाज्यता जब लगाएंगे तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन इसके अंकों को जोड़िए तो 1 ही मिल रहा है। अब 1 कभी भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बाकी बाहर हो गया है। अब बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, हमारे पास और कोई चारा नहीं है इसको गलत बोलने का, तो एक ही ऑप्शन बचा और वही सही होगा। राइट, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, मतलब या तो उसके पास 5 का सिक्का है या 10 का सिक्का है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या और टोटल जो नंबर है वो 25 है, तो पूछा जा रहा है कि 160 रुपए होने के लिए सिक्के इंडिविजुअली कितने कितने होने चाहिए, मतलब अकेले अकेले ये सिक्का कितना कितना होना चाहिए। राइट, अब देखिए सबसे पहले तो आपका ये एक ग्राउंड बनता है, आप सिक्कों को जोड़ के 25 बना लीजिए। कोई ऑप्शन में अगर 25 नहीं हो रहा है तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हम जोड़िए, यहाँ पे देखिए 18 7 25 हो गया, 10 15 25 हो गया, यहाँ पे फिर वही 25 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, मतलब इस ग्राउंड पे हम किसी भी ऑप्शन को बाहर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम मूव करेंगे
इसको जोड़ के 160 बनाने का। ठीक है, अब देखिए अगर हम 10 रुपए के सिक्कों का बात करें और 10 रुपए का 15 सिक्का ले लें तो यही वैल्यू हमको 150 पहुंचा दे रहा है, जबकि 160 ही चाहिए होगा। और 10 सिक्का अगर 5 का लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो फिर हम लोग 200 के आंकड़े पे जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं इस ऑप्शन को तो यहाँ पे देखिए अगर हम 10 का 5 सिक्का ले लें तो 50 तो वैल्यू यहाँ से मिल रहा है। और इधर का अगर बात करें तो 20 सिक्का 5 के साथ 100 रुपया ही बना पाता है। इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये 150 के आसपास 150 जा रहा है। इस ऑप्शन के साथ देखते हैं तो यहाँ पे 70 रुपया पूरा आ रहा है 10 रुपये का सिक्का, और 18 पचे 90 रुपया पूरा कर रहा है 5 रुपए का सिक्का, और इसको आप जोड़िए तो यही 160 पे फिट बैठ रहा है। तो इसी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 4 ऑप्शन करेक्ट के साथ एडवांटेज यही है कि आप 3 ऑप्शन या किसी ऑप्शन को अगर पिक कर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन फिर ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन हम पिक कर लिए जैसे ही सही, हम इसको चेक नहीं करेंगे, ये बाहर हो गया। अब अगर आपका लक सही रहता, आप एक ऑप्शन से ही शुरू करते तो पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल जाता, और बाकी ऑप्शन पे तो हम सोचते भी नहीं, राइट। तो एग्जाम के फैक्टर में सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा लक भी फेवर कर दे तो सोने पे सुहागा। तो आपको अपने लक को बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए और सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट होते हुए चला जाएगा, राइट। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, इसका टोटल वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले से एक अरेंजमेंट कर लिए हैं। क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम करे। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस के साथ जब भी कोई नंबर सेपरेट रहता है ना, हम उसको अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं, और इसीलिए हम क्या किए हैं, इस इंडिविजुअल टर्म को चेंज कर दिए हैं इस फॉर्मेट में। अभी मेरे पास ऑप्शन में ये आ गया है कि हर जगह हमको हर इंडिविजुअल टर्म में क्या बोले कि माइनस और प्लस के सेपरेशन के साथ जैसे ही कोई संख्या आता है ना, हम उसको इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। मतलब ये जो संख्याएं हैं ये एक हुआ, ये संख्या एक हुआ, और ये संख्या एक हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं हर जगह से। जब 3 हर जगह से बाहर हो जाएगा तो यहाँ 17.5 आएगा। यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा 12.5 का, और एक नंबर यहाँ पे बचा है जो है 7/7, ठीक है। जब 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर एक ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए 3 को 12.5 में 12.5 को 17.5 में माइनस करेंगे। तो इस फॉर्मेट के साथ आपके पास फायदा क्या है कि आपको लास्ट में जो है ना डिजिट दशमलव के बाद इसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है। ये दोनों तो डिजिट गया, अब यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ से बचा -1, और इसके साथ आप 3 और गुना 4 के साथ काम करेंगे और आसानी से आप आंसर को 12 निकाल पाएंगे। तो टेक्निकली आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, जिसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में है, और आप इसके साथ बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को एडवांस कर सकते हैं, राइट। तो कैलकुलेटिव पार्ट में थोड़ा सा आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि हमको कहाँ से पिक करना है, और ये अवेयरनेस हम अपने क्लास में एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फॉर्मेट में। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाग के वृक्षों में, मतलब एक बाग है जिसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 है। मतलब अगर टोटल वृक्ष को हम लोग 6 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा नीम। और नीम बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए आगे चल के यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को एक नजर में पूरे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है उसको पूरे पढ़ना चाहिए, फिर आगे आपको कंसीडर करना है कि उसको कंप्लीट करें या छोड़ें। और जो 5-10 लाइन 20 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको स्टार्टिंग में छोड़ ही देना है, बाद में जाके उसको कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसी को चेंज करना चाहें तो क्या बोलेंगे कि 1/6 बराबर 5 है टोटल का, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो टोटल का 1/6 अगर 5 है, यहाँ पे भागा दिया जा रहा है, भाग अगर दूसरे टर्म में चेंज होगा तो गुना में चला जाएगा। तो टोटल पेड़ अगर हम देखें तो 5 गुना 6 ये 30 में जा रहा है, ठीक है। तो टोटल पेड़ 30 है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधे पेड़ अशोक के हैं, आधे पेड़ अशोक के हैं
मतलब 15 जो पेड़ है वो अशोक पेड़ है, ठीक है। 5 हो गया नीम का, और जो बच गया है वो यूकेलिप्टस का पेड़ है। तो 15 5 20 हो गया, बचा हुआ है 10, तभी तो 30 होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं, तो 10 पेड़ हैं, राइट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, रेलगाड़ी समय का प्रश्न आपको दो मिलेगा कम से कम, एक मैथ में मिल सकता है और एक ईवीएस में मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आपको सबसे पहले पैटर्न में अरेंज कर लेना है, ठीक है। पैटर्न मतलब सीक्वेंस में, चरणों में व्यवस्थित कर लेना है डेट को और समय को। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 29 अगस्त 2019 को 16:30, 16 मतलब हो गया 12 और 4 16, तो हम लोग 4 पीएम का बात कर रहे हैं, 4:30 पीएम का। यहाँ से गाड़ी खुलती है और किसी दिन 31 अगस्त को 2019 उसी साल में सुबह के 8:45 में पहुंच जाती है। और यहाँ से पूछा जा रहा है कि यात्रा में कुल कितना समय लगा है। चाहे कुल कितना समय पूछे, दूरी पूछे या चाल पूछे, हमको पैटर्न को फाइंड आउट करके उसको चरणों में व्यवस्थित कर लेना है। 29 और 31 के बीच एक 30 अगस्त का टाइम मिसिंग हो गया, ठीक है। और हम इसी फॉर्मेट को सीधा सीधा शिफ्ट कर दें तो अगले दिन के 4:30 पीएम, मतलब 29 अगस्त 4:30 पीएम और अगले दिन के 4:30 पीएम के बीच 24 घंटे का टाइम बना, ठीक है। और अगर हम अगले दिन का ये देखें तो पीएम में शाम हो जाएगा, तो हमको मॉर्निंग में एएम पे मूव करना है। तो 4:30 मॉर्निंग मतलब शाम के 4:30 से सुबह के 4:30 के बीच में 12 घंटा तो होगा ही होगा, ठीक है। और 12 घंटा में हम लोग 4:30 एएम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर हम 4 घंटा इसमें जोड़ दें तो 8:30 एएम पे पहुंच जाएंगे, और 15 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। तो यहाँ से 4 घंटा, यहाँ से 24 घंटा, यहाँ से 12 घंटा और 15 मिनट को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 15 मिनट जो आ रहा है ना, इसके साथ आपको बाकी ऑप्शन को जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पहले तो जिस जिस ऑप्शन में 15 मिनट है वही हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 चला गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। अभी दो ही ऑप्शन बचा है, इसको हम लोग कैलकुलेट फिर आगे करेंगे, ठीक है। देखिए तो 12 और 24 को अगर हम जोड़ें तो ये 36 हो गया, और 4 अगर उसमें जोड़ दें तो 40 हो गया। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट। फिर देखिए यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर मैटर करेगा। आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब सबसे घटते क्रम में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके कन्वर्जन फैक्टर में मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर को बात को लिखा गया है। हर एक को जस्ट आगे वाले में मूव करने के लिए आपको 10 के साथ गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। और हमको क्या करना है, सभी संख्या को छोटी इकाई में मूव कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, घटते क्रम में अगर हम चेंज करें इसको तो 8 मीटर को अगर हम मिलीमीटर में चेंज करें तो 10 10 और 10 मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर घटते क्रम में ये किया जाता तो हमको इस फॉर्मेट के साथ काम करना पड़ता। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको बारी बारी से सभी संख्याओं को पहले अरेंज कर लेना पड़ेगा, फिर हमको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये काम हम आप पे छोड़ रहे हैं, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, आप ईमेल कीजिए, सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा और फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में रूप दिया गया है। मतलब 180 सेंटीमीटर का तार हम यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे करके बांध दिए और फिर जाके ये एक आयत बन गया है। आप इसको थोड़ा अच्छे से अगर देखें तो हम जो काम किए हैं ना, ये हम परिमाप निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम परिमाप ही तो बना दिए हैं इसको घेर के, और अगर इसको देखें तो ये परिमाप ही तो बता रहा है। तो आयत का परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। और आपके पास फॉर्मूला है कि आयत के परिमाप का क्षेत्र, फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 180 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 2 से अगर काटें तो 90 बार में कट जाएगा। लंबाई और चौड़ाई भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बराबर 90। तो 90 में कितना घटाना पड़ेगा, तो लंबाई मेरा क्या मिलेगा 60 सेंटीमीटर।
आयत का परिमाप आपको याद होना चाहिए। परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आयत का अगर हम बात करें तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर। क्षेत्रफल का बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको भी थोड़ा सा अरेंज किया गया है कैलकुलेटिव पार्ट को केवल करने के लिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर लिया। 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपए है, आधा किलोग्राम का हो जाएगा 20 रुपये। फिर देखिए 1 किलोग्राम आलू लिया है, 2 किलोग्राम आलू का मूल्य होता 25 रुपया, एक का आधा हो जाएगा 12.5 रुपया, ठीक है। आगे मूव करें तो देखिए आधा किलोग्राम गाजर लिया है, 250 ग्राम गाजर का मूल्य 20 रुपया होता, इसका दुगुना 500 ग्राम का बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखिए नींबू लौकी खरीदा नहीं है और 250 ग्राम मिर्च खरीदा है, तो 100 ग्राम मिर्च का 10 और इसका 2.5 गुना मतलब 25 रुपया का बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 6 नींबू, यहाँ पे 4 नग का मतलब होता है पीसेस में। जब नींबू का बात चलेगा तो हम पीसेस में लेते हैं नींबू, केले का बात चलता है तो दर्जन में लेते हैं। तो नींबू के लिए डिफाइंड है नग, और नग का बात करें तो 4 नींबू दे रहा है 10 रुपया में, 1 नींबू देगा 2.5 रुपया में, ठीक है। और 6 नींबू का बात करें तो 2 नींबू एक्स्ट्रा आया है, 1 नींबू 2.5 तो 2 नींबू 5 और 10 और 5 15 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना रुपया ये देगा और लेगा भी कुछ रुपया रिटर्न, 200 रुपया ये दे रहा है टोटल में। देखिए यहाँ पे एक 0.5 का आ रहा है ना, तो हर एक ऑप्शन में अब जब हम दे रहे हैं 0.5 में और ये टोटल नंबर है तो हमको रुपया भी 0.5 में ही मिलेगा। हालांकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके साथ हम जिसको हम हटा सकें 0.5 के बेसिस पे। अब हमको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम पहले पूरे पूरे पार्ट को जोड़ लेते हैं। तो 40 और 20 60, 60 और 12 72, और इन दोनों को जोड़िए तो 40 हो जाता है। तो 72 और 40 112 रुपया हो रहा है, ठीक है। 112 रुपया 50 पैसा, और 112 के साथ 87 फिट बैठेगा, 87.5। अगर पूरा पूरा रहता तो 88 लेते, आधा आधा है तो 87 लेंगे, तो 87.5 रुपया उसको रिटर्न में मिलेगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या हो। जब भी हम लोग संख्या को बनाते हैं तो हम स्थानीय मान को कंसीडर करते हैं, मतलब हर एक स्टेज का अपना 2 वैल्यू होता है। जैसे हम इसका बात करें तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगा, एक होगा स्थानीय मान और दूसरा होगा यहाँ पे अंकित मान, ठीक है। अंकित, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अंकित मान, फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को भी देखना है और पूरे क्वेश्चन को एक बार थ्रू आउट पढ़ना है। तो पूछा जा रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या, अगर ऑप्शन में 3 अंक 4 अंक रहता तो उसको तो हम इसी बेसिस पे हटा देते हैं खटाक से, ठीक है। दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक पर क्रमिक अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों क्रमिक अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्रम से। एक जैसे 2 3 7 और 9 आ रहा है ना, तो 7 और 5 आ रहा है, ठीक है। 9 नहीं आएगा, इसके बाद 11 आ जाएगा, फिर 13। तो क्रमिक अभाज्य संख्या का मतलब अगर हम 2 का बात करें ना तो इसके जस्ट बाद 3, 3 का बात करें तो इसके जस्ट बाद 4, मतलब 5, सॉरी। पेयर ऐसा हो कि जो अभाज्य संख्या आए वो लगातार आ जाए। इस पे भी मूव करेंगे, बट इसको थोड़ा और पूरा पढ़िए। तो बोला जा रहा है अंकों का योग 3 और 4 दोनों का गुणज है। जब बात करें गुणज का और 3 और 4 का बात करें तो हम एलसीएम में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है कि एलसीएम मतलब दोनों के पहाड़े का कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4, एक यहाँ पे अभाज्य संख्या दूसरा भाज्य संख्या है। हम क्या कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, अगर एक संख्या अभाज्य हो और दूसरी संख्या भाज्य हो तो ऐसे में हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं दोनों को। तो 3 और 4 को गुना करेंगे क्या मिलेगा, 12। अब ऑप्शन में या तो 12 नंबर को जोड़ के मिले या 12 का मल्टीपल मिले, मतलब 12 मिले, 2 अंकों को जोड़े तो 24 मिले, फिर 36 मिले, फिर इसी तरह से आगे बढ़े। तो 2 अंकों को जोड़ने पे
हमको उतना मिलना है, 2 अंकों पे जोड़िए, यहाँ पे क्या मिल रहा है देखिए, 7 और 5 यहाँ 12 मिल रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन तो मिल गया। आगे 3 5 3 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन हट हट गया। 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा जो सही था। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, अपने ब्रेन को सही तरीके से यूटिलाइज करके, ठीक है। फिर से देखिए, एक रेलवे वाला क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ पे फिर से टाइम वाला क्वेश्चन आ गया है। बोला जा रहा है कि राजीव ने अपनी कार को सुबह 7:30 में पार्क किया और 4:30 बजे ले आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रुपये का भुगतान समय पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समय निकालेंगे। सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, तो आपको क्या करना है, पहले तो 7 से 12 पे चले जाएंगे, 12 PM पे, ठीक है, सुबह के 7 से दोपहर के 12 पे, तो 7 और 5 12, मतलब यहाँ पे 5 घंटा तो हो ही गया, ठीक है। और फिर 12 से 4:30 के लिए तो 4:30 घंटा ही होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 9 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 9 घंटा 30 मिनट। और देखिए कि ये कहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए 9 घंटे के लिए आपको 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन भी पढ़े तो हम लास्ट में जाके सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लिए, और आपका टाइम देखिए कितने जल्दी हम बता भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो भी क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो आप केवल बनाइएगा तो और कम टाइम लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि दो क्रम होता है, जब भी हम संख्याओं को अरेंज करने का प्रयास करते हैं, दो क्रम में अरेंज होता है। एक होता है आरोही, आरोही मतलब होता है चढ़ना, और जब भी चढ़ने का बात होगा, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, जब भी चढ़ने का बात होगा तो हम लोग चढ़ते ऊपर है, ठीक है, या फिर इसी को बोले तो आगे, ठीक है। और जब आगे का बात होगा तो हम बढ़ रहे हैं लोकल लैंग्वेज के टर्म में। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालें कि जब भी आरोही क्रम का बात चलेगा, हम लोग बढ़ते क्रम को कंसीडर करेंगे, मतलब नंबर जो हो वैल्यू वो बढ़ता हुआ दिखे। और जब बात करते हैं आरोही का उल्टा अवरोही का, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, उतरना, ठीक है, या घटना, या फिर नीचे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में व्यवस्थित करना है। और बोला जा रहा है कि तृतीय स्थान पे कौन सा संख्या होगा, मतलब दो छोटी छोटी संख्या के बाद तीसरी छोटी संख्या कौन सी आएगी जो बढ़ते क्रम में होगी। तो यहाँ पे आप दशमलव में जब बात करते हैं ना, तो हम लोग देखिए स्टार्टिंग का अंक तो सबका सेम है, तो इसको हमको कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे आ गया है पॉइंट, यहाँ पे देखिए पहली संख्या सब में साथ साथ है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है दशमलव जीरो के साथ, तो सबसे छोटी संख्या तो 0.77 हो गया। अब इसके बाद बाकी सभी संख्याएं जो है वो 7 के साथ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये सब तो 7 7 के साथ आ रहा है। अब हमको इसी में सबसे छोटी संख्या को निकालना है, तो बाद के अंकों पे गौर करते हैं। देखिए 3 अंक का बनाने के लिए हम लास्ट में जीरो दे सकते हैं, दशमलव के बाद अंतिम में जीरो देना अलाउड होता है, और दशमलव से पहले शुरू में आप जितने जीरो चाहे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 7.3 है, तो यहाँ पे हम जीरो शुरू में लगा दें, जीरो लास्ट में लगा दें, इसकी वैल्यू में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला संख्या तो मिल चुका है। अब देखिए यहाँ है 70, यहाँ है 700, यहाँ 707 और यहाँ 7 है, तो दूसरी संख्या तो मिल गया हमारे पास 7.007। और तीसरी संख्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ 70 मिल रहा है, यहाँ 700 है, यहाँ 707 है, तीसरी संख्या हमारे पास है 7.07, ठीक है। इसी ऑप्शन को पिक करना है 7.07, और एक ऑप्शन है ऐसा सही ऑप्शन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन फिर से आ रहा है, बार बार आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्वेश्चन को पूरे पढ़ना है। 5 अंकों की संख्या सबसे पहले देख लीजिए कि ये पांचों अंक की संख्या है। दहाई स्थान का अंक 8 है, देखिए 8 है दहाई स्थान का अंक, तो हम केवल वैसे संख्या को ही पिक करेंगे जिसका दहाई अंक 8 हो। एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, बाकी तो ये कट गया, ये गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक का 1/4 है, हजार के स्थान का अंक 0 है,
हजार के स्थान पे जब भी हम जाते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में आपको यहाँ पे 0 मिला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में यहाँ पे 4 मिला। तो ये ऑप्शन गया और एक ही ऑप्शन बचा। अब देखिए, कुछ लोग होंगे जो जैसे-जैसे पढ़ते जाते 8 का चौथाई करते, 2 निकालते, फिर वहाँ पे पुट करते। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे छोटा सिंपल रूल को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है? ओके। तो ये था आपका आज का लेसन, और अच्छे से पढ़िए, लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व होगा। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सीटेट क्वेश्चन को डिजाइन ही इस प्रकार करता है कि 150 में से 40% क्वेश्चन, ठीक है, 40% लगभग ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ठीक है? बाकी का जो होता है वो 20 to 30% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको 30 सेकंड का टाइम लेता है, और इसके बाद का जो ऑप्शन रहता है वो आपको 20 से 25% क्वेश्चन जो बचा वो आपका टाइम कंज्यूम करता है लगभग 50 सेकंड से 70 सेकंड तक। ठीक है? ये कंज्यूम करता है। तो देखिए यहाँ पे 40 सेकंड, 40%, 30%, 25% इसको एवरेज में लेते हैं तो 40, 25, 65, और 65 और 20 कंसीडर अगर इसको करते हैं तो 85 बच गया आपका 10 से 15% क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का टाइम कंज्यूम करता है। अगर आपके हत्थे चढ़ गया ऐसा क्वेश्चन तो आपका बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो गोल कर देगा। ठीक है? तो इसको कैसे निपटना है, इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। आपको बेहतर टीचिंग मिलेंगे और अच्छे से आप विद इन टाइम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।